नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज़ कर रहे हैं और इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर किया है। आज हम चर्चा करेंगे कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी वाला जो आपका चैप्टर है, यूनिट है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका जो ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। इन क्वेश्चन के आंसर के बारे में समझते हुए चर्चा करेंगे। चलो चर्चा करें। आपके सामने भैया सबसे पहला क्वेश्चन हाजिर है। निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। तो भाई साहब ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल दे रखा है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल को नॉर्मली तौर पर अपन ऐसे लिखते हैं, CH3CH, मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पर OH लगा हुआ है। ये कंडीशन होती है आइसोप्रोपिल एल्कोहल की। अब इसको भाई साहब आपको आबंध रेखा सूत्र लिखना है तो आबंध रेखा सूत्र ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका CH3 बैठा हुआ है, यहाँ CH बैठा हुआ है, यहाँ पर CH3 बैठा हुआ। ठीक है, ये आपका जो है किसका फार्मूला हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आबंध रेखा सूत्र। इस टाइप के सूत्र को कहते हैं अपन आबंध रेखा सूत्र। क्लियर है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसको क्या कहूँगा मैं, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल। और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल का आबंध रेखा सूत्र भाई साहब ये दे रखा है। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ CHO है, दिख रहा है आपको। और ये जो है, अगर आप मतलब CH3 और CH इसको बताया नहीं रखा, अंडरस्टूड है कि आपने अगर ये ऐसे लिख रखा है, अंडरस्टूड, ध्यान रखना, अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर आपने ऐसे बना रखा तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3, अंडरस्टूड चीज़ है ये। चलिए आगे बात करें। अगला है हेप्टेन 4 ऑन। ये है आपके सामने अगला है, इसका हेप्टेन 4 ऑन का आबंध रेखा सूत्र बताना है। IUPAC नाम अगर आपने पढ़े होंगे तो इसका नाम क्या आएगा, चौथी पोजीशन पर CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप को ऑन कहते हैं, तो हेप्टेन 4 ऑन इसका नाम है। अब इसका आबंध रेखा सूत्र बनाना ध्यान रखना। यहाँ पर CH3 है, फिर यहाँ CH2 आ गया इस जगह पर, यहाँ फिर CH2 आ गया, यहाँ फिर C आ गया और C के साथ में कौन जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ ये CH2 आ गया, फिर यहाँ CH2 आया ये वाला, और फिर ये CH3 आया। भाई साहब हेप्टेन 2 ऑन का ये जो है आबंध रेखा सूत्र है, दिखा रखा है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार बच्चे सारी चीज़ें समझ लेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है ये वाला। पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। बढ़िया बात है, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसी में समझा देता हूँ। यहाँ पर ये कार्बन है और इस कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू 3 हाइड्रोजन। ये मेथिल ग्रुप है और मेथिल ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। हो क्या रहा भाई साहब, अगर आपको ये पूरा सारी स्ट्रक्चर समझनी है तो इन दोनों स्ट्रक्चर को समझो, आगे की स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगी। ध्यान से अभी उन स्ट्रक्चर को देखो मत, सिर्फ इन दोनों स्ट्रक्चर को देखना आप। क्लियर। चलिए हो क्या रहा है, इन स्ट्रक्चर को मत देखना। ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, तो इस एक बॉन्ड तो पहले से ही है। अब ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या है, H+ के रूप में अलग दिख रहा है, अपने को अलग दिख रहा है, लेकिन लटक रहा है कि वापस मेरे को बॉन्ड मिलेगा कभी कभी। और ये वाला डबल बॉन्ड जो है ना, इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को भेज दिया अपनों ने यहाँ पर। कहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया। तो ये जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में। अब ये स्ट्रक्चर अपनों ने कंप्लीट हो गई, इससे ये स्ट्रक्चर बनी। अभी ये एरो वेरो अभी मत देखो, इस एरो की तरफ ध्यान जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर सही मतलब आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। अभी सिर्फ ये देखो और इस स्ट्रक्चर में ये एरो मत देखना बस। ठीक, क्लियर है। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इस स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, इस नेगेटिव को वापस, ये जो नेगेटिव दे रखा है, इस नेगेटिव को वापस अपनों ने किस में कन्वर्ट किया, इस नेगेटिव को वापस अपनों ने बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और इस बॉन्ड को अपनों नेगेटिव में कन्वर्ट किया, ये कर दिया। जब इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखो तो ये एरो मत देखो अभी, ये एरो कब देखेंगे, जब इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तब, तो आपको समझ में आने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। अनुनाद के लिए ये वाला चिन्ह, दोनों तरफ तीर। ओके, अब
इससे ये स्ट्रक्चर मिल गई। अब इस नेगेटिव को अपने बॉन्ड में कन्वर्ट किया, ये हो गया, ये बॉन्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, ये हो गया, तो अपने को ये स्ट्रक्चर मिल गई। अब ये जो स्ट्रक्चर मिली, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, इस नेगेटिव को वापस बॉन्ड में कन्वर्ट किया, ये मिल गया, और इस बॉन्ड को हमने इस बॉन्ड में कन्वर्ट किया, मतलब CH के बीच में बॉन्ड बना दिया डबल बॉन्ड से हटा के, तो ये वाली स्ट्रक्चर अपने को मिल गई। हमारे हिसाब से आपके समझ में आइएगा, धीरे धीरे समझना आराम से, है ना, घुमाते जाना। नेगेटिव को बॉन्ड में कन्वर्ट कर रखा, बॉन्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रखा, अगली स्ट्रक्चर मिल गई। मेरी बात समझ में आई? ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट किया, ये स्ट्रक्चर नेगेटिव को बॉन्ड में, बॉन्ड को नेगेटिव में, ये स्ट्रक्चर मिल गई। नेगेटिव को बॉन्ड में, बॉन्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, ये स्ट्रक्चर मिल गई। नेगेटिव को बॉन्ड में, बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड में वापस कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें यह भी होता है कि बारी बारी से सभी का नंबर आता है। हो सकता है ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ वाला H जो है H+ के रूप में निकल जाए और यहाँ पर बॉन्ड रहे, मतलब तीनों में से किसी के ऊपर भी H+ रह सकता है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड चाहिए। तो एल्किल समूह में कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता भैया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र से जुड़ने पर अति संयुग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार करता है। ये क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। बाउंडलेस रिसोनेंस को हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन कहते हैं। इसे हम टॉलुइन द्वारा दिखाते हैं। ये टॉलुइन का एग्जाम्पल है। बेंजीन के ऊपर CH3 रहता है, इसको टॉलुइन कहते हैं, जिसमें मेथिल समूह, ये CH3 मेथिल समूह एकांतर स्थितियों में 3 पाई इलेक्ट्रॉन सहित बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है ना। मेथिल समूह एकांतर स्थितियों में 3 पाई, एकांतर क्रम में ना ये 3 पाई बॉन्ड 3 पाई इलेक्ट्रॉन सहित बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। विभिन्न अनुनादी संरचनाएं भाई साहब ये दी हुई है, आप इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जय हो। आगे बढ़े। आपके सामने क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं तथा नाभिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं तथा नाभिक्स नहीं अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखने वाले। इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह कौन रखेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखेगा भाई साहब। मेरी बात सुनना आप, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं दो कंडीशन में, एक तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और जो उदासीन है, उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक हैं, वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वो क्या कहलाते हैं? नाभिक्स नहीं। जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो वो सभी क्या कहलाते हैं? नाभिक्स नहीं। और इनकी खासियत है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक कहलाते हैं। सभी धनावेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, ये कहाँ पे जाएंगे? भूख लग रही है इनको, कहाँ पे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर जाएंगे। तो ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो। क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़े, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बारे में। अब ये नाभिक्स नहीं, कहाँ पे है नाभिक्स नहीं? मैंने बताया था आपको नाभिक्स नहीं। नाभिक्स नहीं के पास की क्या खासियत होती है? जिनके जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं वो सभी क्या कहलाती है? नाभिक्स नहीं। जैसे Cl-, Br-, SO4-, OH-, Cl-, इन सभी को नाभिक्स नहीं कह रहे। ऋणावेशित नाभिक्स नहीं अभिकर्मक। और उदासीन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्या है? ये लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जैसे NH3 में ये नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, H2O में ऑक्सीजन पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये किसी को दे सकते हैं बंद बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ROR, ROH ये सभी क्या है? इनको उदासीन नाभिक्स नहीं अभिकर्मक कहते हैं। ये नाभिक्स नहीं हो गए, इलेक्ट्रॉन से नहीं अपने उन्होंने बात कर ली, नाभिक्स नहीं। वे अभिकर्मक जो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, और नाभिक के पास कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं या नाभिक के प्रति बंधुता रखते हैं, या नाभिक के प्रति क्या रखते हैं भाई साहब? बंधुता रखते हैं। नाभिक्स नहीं अभिकर्मक कहलाते हैं। ये सामान्यतः ऋण आवेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये कहाँ पर आक्रमण करेंगे? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर उदासीन अणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जगह है, खाली ऑर्बिटल है। ये BF3 है ना, या फिर H+, NH4+, जो भी है जिनके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर जाके आक्रमण करेंगे। ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, मतलब जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कुल मिला के ये बात है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं के बारे में चर्चा हो गई। आगे बात करा मैं, क्वेश्चन है आपका भैया, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव।
बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसे कहते हैं। देखो होता क्या है, प्रेरणिक प्रभाव ये एक स्थायी प्रभाव है। क्या होता है, ये एक स्थायी प्रभाव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि ये CH3 लगा है, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये Cl, और प्रेरणिक प्रभाव को ऐसे एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो के द्वारा, ठीक है। इसके साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी इधर चली गई तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ी इधर से इधर चली गई तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इधर चली गई तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन होती है इलेक्ट्रोमेरिक इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ये कंडीशन बताई। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में ये वाली कंडीशन नहीं होती है। ये किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्ड बनाने में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस जैसे ही अभिकर्मक हटाया कि वापस वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ एक स्थायी प्रभाव होता है, यहाँ एक अस्थायी प्रभाव है। अभिकर्मक लगाओगे तो ये प्रभाव होगा इलेक्ट्रोमेरिक, अदरवाइज नहीं होगा। और ये इनमें भाई साहब ऑटोमेटिकली होगा। यह प्रभाव सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण होता है। किसके कारण, जो सिग्मा बंध है उसका इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इधर की ओर हो रहा है। यहाँ से यहाँ हुआ तो ये वाला इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये वाला कार्बन इन दोनों के इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यह सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण होता है। और ये वाला ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण होता है। किसके कारण, पाई बॉन्ड का विस्थापन होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। इसमें तो भैया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वहाँ से हट जाता है, तो पूर्ण धनावेश तथा पूर्ण ऋणावेश होता है। इसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसके कारण योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, एडिशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण। अणु में सदैव उपस्थित रहता है, अणु में सदैव उपस्थित रहता है। और यह प्रभाव अभिक्रिया के दौरान ऑटोमेटिक नहीं होता, आक्रमणकारी समूह की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। अगर आक्रमणकारी समूह काम नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव नहीं होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको सारी चीज़ें, सारी स्टोरी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। यह है कार्बोनियम या कार्बोकेटायन। कार्बोनियम या कार्बोकेटायन किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं कार्बोनियम या कार्बोकेटायन। मेरी बात सुनना, कार्बोनियम आयन वह धनायन जिसमें धनावेश कार्बन पर उपस्थित होता है, कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन कहलाता है। इसमें कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कैसे 6, जैसे कि यहाँ पर है ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर तो बॉन्ड लगे हुए, जैसे ये H और ये H, ये CH3 प्लस कार्बोकेटायन हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 ये और 2 ये। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बोकेटायन में, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते भैया। कितने होते, 6। और अगर मैं कहूँ कि कार्बन ऋणायन में कितने होते हैं, तो कार्बन ऋणायन में भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं कहूँ कि फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये H और ये H, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1, ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो वह धनायन जिसमें धनावेश कार्बन पर उपस्थित रहता है कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन कहलाता है। इसमें कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाले 2 2 4 2 6, 2 2 और ये 2, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कार्बनियन, ऐसे कार्बनियन आयन में धनावेश प्राथमिक कार्बन बोलता है। प्राथमिक कार्बन किसको कहते हैं, जिससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ हो उसको प्राथमिक कहते हैं। तो RCH2 प्लस है ना, RCH2 प्लस ये प्राथमिक हो गया। ये प्राइमरी कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात सुना, ये कैसे बना, ये लिखा मैंने CH3 और ये CH2 और ये C, ये H और ये H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH2 प्लस इसको। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक। इससे एक कार्बन और अटैच है। द्वितीयक में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बता देता हूँ मैं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 अन्य कार्बनों से अटैच है, द्वितीयक कार्बनियम आयन हो गया। इसमें धनावेशी द्वितीयक कार्बन होता है। ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से अटैच है, इधर से, तो द्वितीयक है ना, द्वितीयक कार्बनियम आयन हो गया। तृतीय कार्बन आयन में ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी हो गया। इसमें धनावेशित तृतीयक कार्बन होता है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसको प्राथमिक कार्बन कहते हैं। द्वितीय कार्बन, ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है द्वितीयक। ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है उसको तृतीयक कार्बन कहते हैं।
अब अगर तृतीय कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो तृतीय कार्बनियम आयन हो जाएगा, अगर द्वितीय कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो द्वितीय कार्बनियम आयन हो जाएगा, अगर प्राथमिक कार्बन पर धनावेश है तो प्राथमिक कार्बनियम आयन हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इनके स्थायित्व की बात करें, कार्बनियम आयन का स्थायित्व, तो स्थायित्व में क्या होगा कि इनका जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये तृतीयक वाला सबसे स्टेबल, देन सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला, देन मेथिल। ये क्या है, मेथिल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का स्थायित्व, धनावेश जितना अधिक अन्य समूह या परमाणु पर वितरित होता है, कार्बोनियम आयन उतना ही अधिक स्थायी होता है। यहाँ पे क्या है, 3 एल्किल समूह है, और 3 एल्किल समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, और वो कार्बन पर इस धनावेश को कम कर रहे हैं। तो धनावेश को कम कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो रिएक्शन करने के लिए वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पर धनावेश सबसे ज़्यादा होगा, जिसको सबसे ज़्यादा भूख लग रही होगी, तो सबसे पहले ये जाएगा यहाँ पर पहले नंबर पे, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, और फिर लास्ट में जाएगा इसको कि इसको कम भूख लग रही है, चौथे नंबर पर यहाँ पर जाएगा, सबसे पहले वहाँ पर जाएगा। मेरी बात सुनना आप। तो क्रियाशीलता स्थायित्व के अपोजिट है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर क्रियाशीलता की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा CH3+ है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है। और अगर स्थायित्व की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टर्शरी है, फिर द्वितीयक है, बचे प्राथमिक है ना, बचे मेथिल है। ओके, ये हो गया। एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से इनका स्थायित्व बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, अब ये जो है इसके ऊपर क्या रहता है, कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लगाना। एक ऑर्बिटल इसमें क्या रहता है, खाली रहता है। क्या रहता है, एक ऑर्बिटल खाली रहता है। और इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये, और ये 2 हो गई। ये कार्बोकेटायन की क्या होगी, संरचना हो गई। कार्बोकेटायन की क्या होगी, संरचना। कार्बोकेटायन की संरचना इस तरीके से आप बना सकते हो। ये खाली p ऑर्बिटल है, रिक्त p ऑर्बिटल, रिक्त p ऑर्बिटल। मेरी बात समझना, क्लियर है भैया, रिक्त p ऑर्बिटल। आगे बढ़े। संरचना, धनावेशित कार्बन परमाणु। अब ये धनावेशित कार्बन परमाणु है, ये कौन सी संकरित अवस्था में, sp2 संकरित अवस्था में। और अगर इसके नेगेटिव चार्ज वाला होता तो वो किस में होता, ऋणावेशित कार्बन परमाणु या कार्ब एनायन, वो उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है। कौन सा होता है, sp3। इसमें कौन सा है, sp2 हाइब्रिडेशन है। आगे बढ़े। कार्ब ऋणायन के बारे में बता दिया। ये कार्ब ऋणायन वह ऋणावेशित आयन जिसमें ऋणावेश कार्बन पर होता है, कार्बनियम आयन कहलाता है। इसमें कार्बन की संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 8। मैंने अभी बताया था कितने हैं, 8। जैसे कि ये बता रहा हूँ, CH3, CH, H और ये नेगेटिव, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बेनियन। कार्बेनियम अलग है, कार्बेनियन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बेनियम मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्ब ऋणायन या कार्बेनियन पर संक्षिप्त टिप्पणी की है। तो वह ऋणावेशित आयन जिसमें ऋणावेश कार्बन पर होता है, कार्बेनियम आयन कहलाता है। इसमें कार्बन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्ब केटायन में कितने थे, 6, जिसमें 3 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। 3 तो बंधी इलेक्ट्रॉन, और ये ऋणावेश क्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है। किसके रूप में, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। ये प्राथमिक कार्बेनियन आयन, यदि ऋणावेशित आयन प्राथमिक कार्बन पर होता है तो उसे प्राथमिक कहते हैं। फिर बात करिए अपनों ने द्वितीयक, जिस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, ये और ये। एल्किल ग्रुप की जगह अपने CH3 लिख दिया। इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बनियन। ऋणावेशित द्वितीयक कार्बन पर होता है। ऋणावेश कहाँ पर होता है, सेकेंडरी कार्बन पर। तृतीयक कार्बनियन आयन, ऋणावेश तृतीयक कार्बन पर होता है। तृतीयक कार्बन किसको कहते हैं, ऐसा कार्बन जिससे 3 अन्य कार्बन और जुड़े हुए हो, तो इसको कहेंगे तृतीयक कार्बनियन आयन। क्लियर है। अब इनकी स्थायित्व का क्रम, जो उसका था उसके अपोजिट है, कार्ब केटायन का था उसके अपोजिट है इसका स्थायित्व का क्रम। ठीक है। तो कार्बनियन आयन में कार्बन पर उपस्थित ऋणावेश में वृद्धि होने पर स्थायित्व में कमी आती जाती है। ऋणावेश में वृद्धि हो रही है भैया, होगा क्या, जैसे टर्शरी की बात करेंगे तो टर्शरी में क्या हो रहा है, एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ 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 है। ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी भैया। एल्किल ग्रुप कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा,
बढ़ाता जाएगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो गया, और ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो गया तो सबसे कम स्थायी होगा भैया। ये इलेक्ट्रॉन देने की सोचेगा तो दे जाए जल्दी। तो यहाँ पर जो स्थायित्व का क्रम है तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व कौन है, ये, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, टर्शरी। ये ध्यान रखना। तो कार्बेनिन आयन में कार्बन पर उपस्थित ऋण आवेश में वृद्धि होने पर स्थायित्व में कमी आती जाती है। एल्किल मूलकों की संख्या में वृद्धि करने पर स्थायित्व में कमी आती जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी ये स्थायित्व का क्रम दे रखा है CH3- ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शरी, ये स्थायित्व का क्रम दे रखा है। अगर आपको क्रियाशीलता का क्रम दे कि इसका कार्बेनियन का क्रियाशीलता का क्रम बताइए, क्रियाशीलता का, तो क्या लिखोगे, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल। ओके, ये हो जाएगा। चलिए, ये कार्बेनियन की संरचना है। कार्बेनियन की संरचना में 4 sp3 है, एक sp3 ये है, एक sp3 ये है, एक sp3 ये है, जिसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है। साथियों, अगर हाइड्रोजन आ रहा है जुड़ने के लिए तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा जुड़ने के लिए, ये एक H यहाँ पर, ये एक H यहाँ पर और ये एक H यहाँ पर। तो इस कंडीशन में आपके पास ये और ये H, ये H और ये H, ये CH3- की स्ट्रक्चर, मतलब ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्या है, एक तरह से माइनस के रूप में भी बताओ तो भी चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला है आपका क्वेश्चन, स्थिति समावयवता। कौन सी समावयवता भैया? स्थिति समावयवता क्या होती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता। चलिए, यदि समावयवियों में भिन्नता प्रतिस्थापित परमाणु या समूह की स्थिति भिन्नता के कारण होते हैं तो उन्हें स्थिति समावयव तथा इस परिघटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। मेरी बात सुनना आराम से। यहाँ पर स्थिति समावयवता में क्या हुआ कि कार्बन जो है ये OH समूह जो है अलग अलग कार्बन पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर स्थिति समावयवता हो गई। इन दोनों में देखना, अभी इन दोनों में यहाँ पर OH कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, CH3, CH2, CH2 और ये OH, और इसमें कहाँ जुड़ा हुआ है, CH3, CH, OH और ये CH3। देखो दोनों का कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर OH दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अगर इनमें अपन देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की 1 2 3 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 4 5 6 7 8 है, हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 1 2 3 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 6 7 8 है, बिल्कुल 8 है, 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों आपस में क्या हो गए, समावयवी हो गए, दोनों के अणुसूत्र समान है, दोनों क्या हो गए, समावयवी हो गए। ठीक है, मेरी बात समझे? तो ये हो गई स्थिति समावयवता। इसको छोड़ो आप, है ना, स्थिति समावयवता में ये एग्जाम्पल दे देना, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता में क्या हो रहा है भैया, क्रियात्मक समूह चेंज हो गया, है ना, क्रियात्मक समूह ही चेंज हो गया क्रियात्मक समावयवता में। क्रियात्मक समावयवता में यहाँ पर तो है CO है और यहाँ पर क्या है, CHO है, यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, यहाँ पर कीटो ग्रुप आ गया। तो क्रियात्मक समूह समावयवता, यदि 2 या अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो ऐसे समावयवियों को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं, और यह परिघटना क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। जैसे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है, C3H6O है, इसमें भी कार्बन 3 है, 1 2 3 है, इसमें भी कार्बन 1 2 3 है, हाइड्रोजन 6 है, 3 3 6 है, ये हाइड्रोजन 6 है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों समावयवी हो गए, एक तो एल्डिहाइड है ये वाला और एक है ये कीटोन है। ये हो गई क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गया। जब क्रियात्मक समूह अलग अलग है तो क्या कहेंगे भैया, क्रियात्मक समावयवता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ज्यामितीय समावयवता। कौन सी समावयवता, ज्यामितीय।
देखो ज्यामितीय समवायता में बेसिकली अपन बात करते हैं सीस ट्रांस की, ये ध्यान से देखना, सी और ये एच और ये सी डबल ओ एच डबल बॉन्ड सी और ये एच और ये सी डबल ओ एच। समान ग्रुप सेम साइड में है, समान ग्रुप सेम साइड में, तो ये फॉर्म कौन सा हो गया, सीस फॉर्म हो गया। और समान ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर एच लिख रहा हूँ और यहाँ पर सी डबल ओ एच और इधर लिख रहा हूँ एच। ध्यान से देखना, ये समान ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, सी डबल ओ एच सॉरी, समान ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको क्या कहूँगा मैं, ट्रांस मतलब ज्यामितीय समवायता को आप सीस ट्रांस समवायता भी कह सकते हो या समपक्ष विपक्ष समवायता भी कह सकते हो। देखना यहाँ सी डबल ओ एच, ये सी डबल ओ एच और ये सी डबल ओ एच सेम साइड में, एच एच सेम साइड में, ये सीस फॉर्म है। ये वाला एच और ये एच एक दूसरे के अपोजिट है, सी डबल ओ एच अपोजिट है, कौन सा समवाय हो गया, ये ट्रांस। इसमें देखना ये CH3 अपोजिट है, एच एच अपोजिट है, ये फॉर्म हो गया ट्रांस। इसमें देखना ये एच एच दोनों सेम साइड में, CH3 दोनों सेम साइड में, ये फॉर्म हो गया सीस। तो ज्यामितीय समवायता को सीस ट्रांस या समपक्ष विपक्ष समवायता भी कहते हैं। तो वे समवाय जो संरचना में समान हो परंतु कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध के दोनों ओर की स्थिति में अंतर दर्शाते हो, ज्यामितीय समवाय कहलाते हैं या ज्यामितीय समवाय भी कहलाते हैं। क्लियर है भाई साहब? एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है तो कौन सा, ट्रांसफॉर्म विपक्ष, और एक दूसरे के सेम साइड में है तो उसको क्या कहेंगे, सीस। क्या कहेंगे, सीस। क्लियर? ये हो गया ज्यामितीय समवायता के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका, अभी जो बताया था ना मैंने एक एग्जांपल, अति संयुग्मन से रिलेटेड, जो टालुइन का एग्जांपल बताया था उसी से रिलेट करके ये एग्जांपल है। अति संयुग्मन को बंद विहीन, अति संयुग्मन क्या है, अति संयुग्मन क्या है, तो भाई साहब अति संयुग्मन को बंद विहीन अनुनाद भी कहते हैं। अनुनाद के परिप्रेक्ष्य में प्रोपीन अणु विभिन्न अनुनादी संरचनाओं को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। हम ले रहे हैं प्रोपीन का एग्जाम्पल। भाई साहब प्रोपीन जो होता है, ध्यान से देखना, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोप 1 इन या प्रोपिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, प्रोपिन। अब ध्यान से समझना, ये प्रोपिन है। इस CH3 को अपनों ने ऐसे लिख दिया, ये CH ऐसे लिख रहा है, डबल बॉन्ड CH2 लिख रखा अपनों ने। हो क्या रहा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ चला गया। अब आपको वो आगे की स्ट्रक्चर मत देखो, सिर्फ इन दोनों को देखो अभी ध्यान से। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये H+ लिख लिया मैंने, ये डबल बॉन्ड में से एक यहाँ आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिया अपनों ने। क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ नहीं किया अपनों ने, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव में, बॉन्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। क्लियर है? अब ये है कि मैं ही H+ के रूप में थोड़ी रहूँगा, क्या कभी कभी दूसरे का नंबर भी आएगा, तो इसका नंबर, इसको H+ के रूप में किया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये समझ लो आप। तो अपने को ये स्ट्रक्चर मिल गई, समझ में आया ना। इसको अगर H+ के रूप में किया तो ये वाला एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, मतलब कोई भी एक टाइम पर एक को एक H+ के रूप में रहेगा, तो ये H+ हो गया। अगर वापस ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो H+ के रूप में कौन हो जाएगा, ये वाला H+ के रूप में हो गया। बाकी एज इट इज है, बाकी को कुछ नहीं देखना है। तो ये इस तरीके से अपने को क्या मिली, अपने को ये अनुनादी संरचनाएं मिले। इसको आबंधहीन अनुनाद कह सकते हैं, इसको अति संयुग्मन कहते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। पेन चलेगा तो ही समझ में आएगा बेटा जी। संरचनाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड अति संयुग्मी संरचनाएं कहलाती हैं, जिनमें बंद विहीन हाइड्रोजन परमाणु दर्शाया गया है, किंतु यह पाई क्लाउड द्वारा गिरा रहता है, स्वतंत्र नहीं है। इन संरचनाओं में मेथिल समूह के CH बंद लंबाई एकल बंद से कम है ना। जो एकल बंद होता है CH का नॉर्मल जो होता है उससे इनकी बंद लंबाई कम होती है, जबकि आंशिक द्विबंध लक्षण पाए जाते हैं। ये चीज़ होती है। चलिए, ये अति संयुग्मन के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाजिर। निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र बनाइए। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO, C6H5CHO। इसका एसीटोन का होता है CH3COCH3, CH3COCH3। फोन एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3, एथाइल एसीटेट CH3COO
C2H5, ये है एथाइल एसीटेट। इसको कहते हैं एथाइल एसीटेट। क्या कहते हैं इसको? एथाइल एसीटेट कहते हैं। CH3COO C2H5। एसिटामाइड का फार्मूला है CH3CONH2, CH3CONH2, ये फार्मूला है। देखिए बेंजल्डिहाइड का सूत्र ये है, एसीटोन का फार्मूला ये है, एथाइल एसीटेट का फार्मूला ये है, एसिटामाइड का फार्मूला ये है। अब इसको आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो पूरा क्लियरली। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन, और यहाँ पर C, और ये डबल बॉन्ड O, और ये H, और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। ये हो गया बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से। इनको भी आप ऐसी तरह इस तरीके से समझा सकते हो, CH3 CO और ये CH3। ये इसको आप ऐसे भी लिख के आना और ऐसे भी लिख के आना, CH3 CO CH3। इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये H, ये H, ये C, ये H, कैपिटल H है ना, ध्यान रखना। इसको आप ऐसे भी लिखना, बिल्कुल संरचनात्मक सूत्र बन जाएगा। इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हो, CH3 CONH2 को इसको लिखना है आपको, तो ये C, ये H, ये H, ये H, ये C डबल बॉन्ड O और ये N और ये H और ये H। CH3 CONH2 को आप ऐसे बता सकते हो। बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एथाइल एसीटेट और एसिटामाइड के स्ट्रक्चर अपनों ने बना लिया। ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन गया, ये एसीटोन का CH3CO CH3, ये एथाइल एसीटेट का और ये एसिटामाइड का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये CH3 CH2, दो चीज़ें दे रखी है आपके सामने। एक तो ये दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक दे रखा आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। इनमें से कौन सा अधिक स्थायी होगा? तो ये स्थायी होगा, ज़्यादा अधिक स्थायी, और ये कम स्थायी होगा, कम स्थायी होगा। क्यों? ये असममित एल्किन है, असममित एल्किन है, और ये है सममित एल्किन, सममित एल्किन। क्या लिखोगे? ये जो है इसको कहते हैं प्रोपीन और इसको कहते हैं ब्यूटटोइन, ब्यूटटोइन, और इसको कहेंगे अपन प्रोपीन, इसको कहेंगे अपन प्रोपीन। मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोपीन जो है वो असममित एल्कीन है। क्या है? असममित, मतलब दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर नहीं। इस डबल बॉन्ड से इधर दो कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, तो ये क्या हो गया? असममित एल्कीन। ये हो जाएगा भैया सममित, सममित सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सममित एल्कीन है, ये असममित एल्कीन है। तो ये सममित एल्कीन होने के कारण इसमें रिजोनेंस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अनुनादी संरचनाएं पाई जाएगी, ये स्टेबल होगा, और ये वाला असममित एल्कीन होने के कारण ये कम स्थायी होगा। तो दोनों में स्थायी कौन ज़्यादा? ये स्टेबल ज़्यादा है। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और ईयरफोन भी लगाना और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर भी रखना, तब जाके पढ़ने का मज़ा आएगा। ठीक है, जय हिंद।